नमस्कार, मैं सूर्यांश यादव न्यूज़ 6 नेटवर्क पर हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत, खैर मकदम, अभिनंदन कर रहा हूँ। न्यूज़ 6 नेटवर्क का हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम अपनी नव पीढ़ी को, नई जनरेशन को क्या बेहतर, क्या सकारात्मक दे सकते हैं, क्या पॉजिटिव दे सकते हैं और इस पॉजिटिविटी की दुनिया में यूपीएससी एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है और वहाँ जो अभी यूपीएससी सीएसई 2025 का रिजल्ट आया उसमें कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत शिद्दत के बाद अपनी मंजिल को पाया है। 182 रैंक प्राप्त करने वाली इस बार यूपीएससी में दिव्या जी हमारे साथ जुड़ रही हैं और सबसे पहले हम उनका अभिनंदन करें। दिव्या जी बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सबसे पहले अगर मैं किसी सवाल से ज्यादा ये पूछ सकूं कि एक फिल्मी डायलॉग है बॉलीवुड में कि आज खुश तो बहुत होंगे आप, ये रिजल्ट आपको कितना खुश कर रहा है? बेशक सर, बहुत खुशी की बात है। काफ़ी लंबे समय से इस दिन का इंतज़ार था और अब फाइनली ये आया है तो हम सब परिवार वाले, दोस्त और मैं, हम सब बहुत खुश हैं। अच्छा, उस मोमेंट को, उस क्षण को आप शब्दों में समाहित कीजिएगा जब आपका रिजल्ट आया। किसने देखा? आपने देखा, परिवारजन ने देखा और फिर उसके बाद की जो फीलिंग जो कुछ हुआ? सर रिजल्ट मैंने नहीं देखा था, मेरे हस्बैंड ने देखा था। मैंने पहले से ही बोल के रखा था कि मैं नहीं देख पाऊंगी, मुझ में शायद इतनी हिम्मत नहीं है। तो उन्होंने रिजल्ट देखा था और वो साथ में ही थे मेरे उस समय। और सबसे पहला रिएक्शन यही था कि एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं, रीचेक कर लेते हैं साइट वापस खोल के सेलिब्रेट करने से पहले। फिर सर जब फाइनली बहुत अच्छा लगा ऑब्वियसली, और फिर सभी परिवार वालों को बताया और वो सब भी बहुत खुश हुए और फिर तब से सेलिब्रेशन का माहौल चल रहा है और गर्व का माहौल है, सैटिस्फैक्शन है, फाइनली रिलीफ है कि चलो फाइनली इट हैपेंड, ये मैं है सर। अब परिवार का रिएक्शन देखना चाहूँगा। नाम आ गया, रोल नंबर आ गया, आपने कन्फर्म कर लिया, तो फिर ढोल नगाड़ों वाला हिसाब हुआ, मिठाइयों-सिठाइयों वाला हिसाब हुआ, कैसे आपने सेलिब्रेट किया? सर उसी दिन से मिठाइयों का सिलसिला अभी तक चल ही रहा है। हाँ जी, जी, हमारे टीचर हैं एक, वो पूरा बिल्कुल ढोल सब लेके आए थे। हमारे परिवार वाले भी ढोल और वो सब, एकदम ऐसे बारात जैसा माहौल हो गया था गली में। तो वो जी। सब देख के बहुत अच्छा लगा। एक रिजल्ट की वजह से आसपास सबको खुश देख के बहुत, मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, अब मैं दर्शकों के लिए ये ज़रूर चाहूँगा कि दिव्या जी हम आपके बारे में बेसिकली जान क्या सकते हैं? क्या समझ सकते हैं दिव्या जी कहाँ से हैं? उनका पारिवारिक बैकग्राउंड, उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा-सा बताइए? हाँ जी। सर मैं रोहतक की निवासी हूँ और मेरी एजुकेशन मोस्टली रोहतक में ही हुई है। स्कूलिंग मैंने स्कॉलर रोजरी स्कूल से की थी। उसके बाद सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन साइंस सब्जेक्ट्स में की है और पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी में। ये दोनों ही मैंने एमडी यूनिवर्सिटी से की हैं, जो कि रोहतक में ही स्थित है। उसके बाद सर मैंने ज्योग्राफी में क्लाइमेट चेंज के विषय पे मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से। इसी बीच सर मैं अपने एग्जाम्स दे रही थी यूपीएससी का। 2018 में मैंने पहली बार एग्जाम दिया था। शुरुआती 2 अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था। तीसरी बार प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई हुआ, हमने इंटरव्यू दिया पर सिलेक्शन नहीं हुआ था उस समय। उसके बाद फिर से 2 बार मैंने पेपर दिया, लेकिन फिर से प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ। इस बार 2025 के सिविल सर्विसेज एग्जाम में फाइनली रैंक देखी अपनी और हर्षोल्लास हो गया सर। लंबा इंतज़ार हुआ, बहुत लंबा इंतज़ार और बहुत लंबा संघर्ष। तो ये कौन-सा अटेम्प्ट था दिव्या जी हमारा? सर ये मेरा 6th अटेम्प्ट था। 6th अटेम्प्ट था। अच्छा आप जो पारिवारिक आपका बैकग्राउंड है, परिवार की भी शायद ज़िम्मेदारियाँ हैं, थोड़ा उसके बारे में अगर मैं जान पाऊँ? सर मेरी शादी 2024 में हुई थी। उस समय पे मैं स्टूडेंट ही थी, अभी भी हूँ। मैं पीएचडी कर रही थी और साथ ही साथ प्रिपेयर भी कर रही थी। तो जिम्मेदारियां सर, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही थी और परिवार का बहुत सपोर्ट रहा है, मेरे पेरेंट्स भी और इन लॉज भी दोनों ही बहुत सपोर्टिव हैं। तो मुझे कभी इतनी ज्यादा जिम्मेदारियों और प्रेशर का आभास हुआ ही नहीं। एक स्टूडेंट की तरह ही मैं पढ़ी हूँ, तो मेरे लिए उस
एंगल से वो जो सफर रहा है वहां से आसान ही रहा है। अच्छा, अब मुझे थोड़ा-सा बताइए, आपने कई विफलताएँ देखी हैं। जब हम विफलताएँ देखते हैं तो विफलता अपनी जगह है, लेकिन उससे सीखते बहुत कुछ हैं। आपने इस जी यात्रा से क्या सीखा है जिसे आज आप सम अप करना चाहें? सर, सबसे पहली बात तो यही है कि जब विफलता आती है तो हमें दुख बहुत होता है, लेकिन उस दुख को पार करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी जो हार हुई है उसको पहचानें, उसको सबसे पहले तो एक्सेप्ट करें कि ठीक है, ये अभी हो गया है, देखते हैं कि हम इसमें क्या बेहतर कर सकते थे ताकि ऐसा फिर से ना हो। उसको समझना बहुत ज़रूरी है। या तो हम उसे खुद समझ जाएँ या हमें कोई गाइड करे, कोई मेंटर हो, हमारा टीचर हो, जो हमें बताए कि ये हमारी गलतियाँ हैं और तुम इसको सुधार लो। मेरे केस में शुरुआती 2-3 सालों में मैं अपनी गलतियों को पकड़ नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से मैं उन्हें बार-बार कर रही थी। और जब फाइनली मुझे समझ आया कि ये मेरी गलती है और मुझे इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से एक परीक्षा को अप्रोच करना है, उसके बाद से पढ़ने में भी मजा आने लगा और रिजल्ट भी दिखाई देने लगे। तो वो गलतियाँ कौन-सी थीं? सर, किसी भी एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर कोई और एग्जाम हो, उस एग्जाम को समझना बहुत जरूरी है कि यस। हमें हमें उसमें अपना कौन सा पर्सनालिटी दिखाना है। जैसे ये एग्जाम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है और हमें इसमें क्या डिलीवर करना है जिसकी वजह से रिजल्ट्स हम दिखा पाए। तो मेरी यही गलती थी कि मैंने एग्जाम शायद समझने में देरी कर दी। मुझे नहीं लगा था कि मतलब मैं इसको इस तरीके से अप्रोच करती, शायद पुराने समय में जैसे मैंने अब किया तो शायद ये जल्दी हो जाता। सीधा, जैसे मैंने और भी बच्चों से ऐसे बात की तो मैंने उन्हें बताया कि सीधा पढ़ने बैठना बहुत एक गलत अप्रोच होती है। जी, एग्जाम जी। समझना, प्रीवियस पेपर्स देखना, अपने टीचर से बात करना, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन को शुरुआत करने से पहले। और सर, एक ये भी गलती थी कि मेरे शुरुआत में प्रैक्टिस की कमी थी। अब अगर हम कोई परीक्षा देते हैं तो वही होता है, जैसे हम बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मैक्सिमम जितने हम परफेक्ट, यस। अभ्यास करेंगे उतना हम परिणाम के नजदीक जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, वो एक जो कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन हाँ परफेक्ट, जी। वो यस। फलीभूत हो रही है। अच्छा, अब मैं प्रीलिम्स पे आता हूँ दिव्या जी, क्योंकि अभी प्रीलिम्स बहुत दूर भी नहीं है और बहुत सारे हाँ जी। एस्पिरेंट जो है प्रीलिम्स के लिए जा रहे होंगे और बहुत बड़ी चुनौती हम्म। प्रीलिम्स हो जाता है। सीसैट किसी के लिए बड़ी चुनौती हो सकता है, बहुत सारी हम्म। अलग-अलग चुनौतियाँ हैं। थोड़ा मुझे अपनी हाँ जी। रणनीति के बारे में और साथ-साथ गाइडेंस को उसमें सम्मिलित करके जो आने वाले समय में प्रीलिम्स हम्म। दे रहे होंगे, उसे थोड़ा-सा बताएँ? सर, अभी जिन लोगों ने प्रीलिम्स का एग्जाम देना है उनके लिए मैं यही कहूंगी कि वो अभी इस समय रिवीजन पे सबसे ज्यादा फोकस करें। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो 2025 के समय पे मैंने 4 से 5 रिविजन्स की थी प्रीलिम्स से पहले। और वो एकदम छप जाती हैं बातें, किताब दिमाग में होनी चाहिए। हमारे को जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी समझ बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि कभी भी कोई कुछ पूछ ले तो हम तभी तुरंत बता पाए। तो उसके लिए मैं क्या करती थी, एक एक्टिव रिकॉल नाम का तरीका होता है जिससे हम रिवीजन करते हैं। तो मैं ऐसे करती थी, जैसे कोई भी टॉपिक है, कोई विषय है, तो मैं एज इफ उसको खुद को समझा रही हूँ, खुद को पढ़ा रही हूँ। तो उसकी वजह से मुझे वो लंबे समय तक याद भी रहता था और बहुत अच्छे से समझ आता था, जिसकी वजह से वो क्वेश्चंस में भी नजर आता था। दूसरा, जैसे कि सर हम पहले बात कर रहे थे प्रैक्टिस की, तो यस। प्रीलिम्स के 2-2.5 महीने पहले मैं हर रोज एमसीक्यू प्रैक्टिस करती थी। हर रोज 100 क्वेश्चंस कभी कभी हम नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ज्यादा जी, सिलेबस होता है। जी। तो बिल्कुल, कभी बिल्कुल। 50 क्वेश्चंस कर लिए, कभी 25 कर लिए। बट मेक श्योर कि हम हर रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं। करीब 2 महीने पहले तो मैं जरूर करती थी क्योंकि प्रीलिम्स एक मेरा वीक पॉइंट भी था, वो काफी बार नहीं हुआ था, तो जी, मुझे जी, ऐसे जी, लगता था जी। कि मैं इस बार अपना बेस्ट लेकर जाऊंगी। और सर, पीवाईक्यूज, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में बहुत टॉपर्स बात करते हैं, टीचर्स भी बात करते हैं। यस।
और अभी सब लोग कर भी रहे हैं पीवाईक्यूज, लेकिन उनको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। एलिमिनेशन टेक्निक सीखना, क्वेश्चंस को समझ पाना कि वो क्या पूछ रहे हैं, तो हम आंसर तक भी पहुंच जाते हैं। आंसर हमारे सामने ही होता है उन 4 ऑप्शंस में, हम उसे पहचान पाए, वो उसी अंडरस्टैंडिंग से, उसी पीवाईक्यू एनालिसिस से आ पाता है, वो बहुत जरूरी है।